नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मिशन एलाइड का पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका जेबीटी का एग्जाम है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, एचएस का है, एलाइड एंटी कोई भी एग्जाम है आने वाला, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आपको पता है सभी एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, तो एक ही क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही रहने वाले हैं डेफिनेटली। तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एम्प्लॉयड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यरत है। देखो, बताना है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं हिमाचल से जिनको एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों से जो है वो रोजगार मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं जब भी एग्रीकल्चर की और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों की, तो आपने ध्यान रखना है कि 57.03% पॉपुलेशन ऐसी है हिमाचल प्रदेश की जिसको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्रों से जो है वो रोजगार मिला हुआ है या वो वहाँ पर जो है वो कार्यरत है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले भी पूछे हैं। आप ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में जो है वो आती है, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो एडवांस एस्टिमेट एक 2022-23 का बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस वैल्यू एडिट है वो प्राइमरी सेक्टर से जो है वो लगभग 2.0% जो है वो रहने वाला है कांस्टेंट प्राइजेस पर। ये आपने ध्यान रखना है। और जब भी हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से रोजगार कितना मिलता है या कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, तो 57.03% लोग जो हैं यहाँ से कार्यकर हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 100% श्योर हूँ कि ऐसे ही पूछा जाएगा, चाहे ये स्टेटमेंट में पूछा गया चाहे डायरेक्टली पूछा गया, परंतु अगर पूछा गया तो इस क्वेश्चन को कोई नहीं बदल सकता, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने थोड़ी सी लिखी है यहाँ पर। अगर हम हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो वो तो बहुत ही बेसिक सा डाटा है एक जो आपको पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी फैक्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर बोलते हैं वेयर इज स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। देखो, जो स्टेट का एक फॉरेंसिक साइंस लैब है ना वो कहाँ पर स्थित है, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के जुंगा में स्थित है। जुंगा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ये स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब जो है वो स्थित है। देखिए, इससे मिलते जुलते कुछ इंस्टीट्यूट हैं, लैबें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बायो कंट्रोल लैब भी है हिमाचल प्रदेश में। जो बायो कंट्रोल लैब है वो पालमपुर में है एक, और बायो कंट्रोल लैब मंडी में भी जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब भी स्थित है, जो पेस्टिसाइड के बारे में टेस्ट करती है। वो लैब जो है वो शिमला में ही स्थित है। फार्मर को ट्रेन करने वाला इंस्टीट्यूट या सेंटर कहाँ पर स्थित है, वो मशोबरा में स्थित है, और एक सुंदरनगर में भी जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि पोटैटो जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में जो है वो स्थित है। वो आपने ध्यान रखना है, जिसको CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहा जाता है। और एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमने बहुत बार रिवाइज किया है, वो है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ये इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये पालमपुर में स्थित है। कल भी रिवाइज हुआ था वीडियो में, आज फिर से रिवाइज हो रहा है और डेफिनेटली आगे भी जो है वो रिवाइज होगा। और तो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, परंतु ये हमने थोड़ा सा हट के किए जो एग्रीकल्चर की फील्ड में या फिर कहीं और पर जो है वो काम करते हैं, फॉरेंसिक की फील्ड में जो है वो काम करते हैं। और साथ में यहाँ से आपने एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो डरोह में स्थित है, वो भी ध्यान रखें। और ये डरोह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, कांगड़ा का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गए जी आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज स्वांग विच इज एनेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। तो बोलते हैं स्वांग किस प्रकार का नाटक है जो विभिन्न समुदायों के सदस्यों द्वारा जो है वो किया जाता है। स्वांग का आपने ध्यान रखना है कि स्वांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो परफॉर्म किया जाता है और ये एक कॉमेडी प्ले होता है, हंसी मजाक जो है वो इसमें किया जाता है एक तरह से। स्वांग जो है वो बिलासपुर का लोकनाट्य है, मुख्य रूप से बिलासपुर का लोकनाट्य है। इसी तरह के लोकनाट्य हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर परफॉर्म किए जाते हैं कहिए। जैसे कि करियाला शिमला में परफॉर्म किया जाता है, स्वांग बिलासपुर में परफॉर्म किया जाता है, धाजा जो है धाजा भी जो है वो बिलासपुर में ही परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक तरह से कॉमेडी ही इसमें होती है, हंसी मजाक ही इसमें किया जाता है। और बांठड़ा होता है ये मंडी का लोकनाट्य है, भगतू हो गया ये कांगड़ा का लोकनाट्य है। तो ये लोकनाट्य ध्यान रखने, लोकनाट्य और लोक नृत्य जो है वो ये अलग अलग हैं। लोकनाट्य तो नाटक हो गया जो हम कहते हैं कि ये प्ले हो गया एक, और जो लोक नृत्य हो गया वो डांसेस हो गए। तो डांसेस कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि डांसेस की श्रेणी में जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का कल पढ़ा था। सिरमौर या फिर जुब्बल शिमला रेंज का कह लीजिए आप, जो बुढ़ाहा था ये शिमला सिरमौर जुब्बल इन क्षेत्रों में जो है परफॉर्म किया जाता है। कथड़ी हो गया कुल्लू का, ढेपक हो गया ये चंबा में परफॉर्म किया जाता है। बयांग हो गया, कयांग हो गया, जापरो हो गया किन्नौर के हैं, शांत और साबू जो है वो लाहौल स्पीति के हैं। बिलासपुर की बात हुई थी, बिलासपुर में अभी हुआ नलवाड़ी का मेला। बिलासपुर में एक सॉन्ग भी है मोहना सॉन्ग। मोहना सॉन्ग जो है ये एक स्टोरी सॉन्ग है, इसमें स्टोरी बताई गई है मोहना की, तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी साथ में जोड़ लें, इसको भी साथ में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, परंतु वैलीज काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुई है, वो वैलीज हमने रिवाइज करनी है आज। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज तीर्थन वैली सिचुएटेड। ये जो तीर्थन घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखो तीर्थन वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये तीर्थन वैली स्थित है। कई बार एग्जामिनर ना बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है वो पूछता है कि तीर्थन किसकी सहायक नदी है। तीर्थन एक खड्ड भी है, तो ये ब्यास में चलकर मिलती है। जब ये कुल्लू में स्थित है तो आपको पता है कुल्लू में तो ब्यास नदी ही बहती है, तो मुख्य रूप से ये ब्यास नदी में जाकर जो है वो मिल जाती है तीर्थन। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वैलीज आपने ध्यान रखनी है। बात करते हैं कुल्लू से ही स्टार्ट। कुल्लू में आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू में सोलंग वैली जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो सोलंग पीक भी जो है वो स्थित है। सोलंग चोटी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो वो कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में सैंज वैली भी जो है वो स्थित है। कुल्लू में तीर्थन वैली है। कुल्लू में पार्वती वैली जो है वो स्थित है। ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट वैलीज हो गई। दिब्बी वोकरी पिरामिड पड़ा था वो भी कुल्लू में ही स्थित है। कुल्लू के अलावा जो इंपॉर्टेंट वैलीज हिमाचल प्रदेश में आती हैं वो कियारदादुन घाटी आता है, जिसको पोंटा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अलग जो डिस्ट्रिक्ट आता है, एक आती है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो चंबा वैली भी हुई। चंबा वैली जो है ना, इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं। और इसी तरह ध्यान रखना है कि बसपा वैली है जिसको सांगला वैली भी कहते हैं, वो किन्नौर में स्थित है। पब्बर वैली है जिसको रोहड़ू वैली भी कहते हैं, शिमला में ही स्थित हुई। और इसी तरह ऊना में सवांग घाटी जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में पत्तन घाटी आती है। चंद्राभागा वैली को पत्तन घाटी भी कहते हैं। सोलन में दून वैली आती है। सप्रून वैली आती है सोलन में। और मंडी की बलह वैली है। बलह वैली जो है वो मंडी की सबसे फर्टाइल वैली है। और अभी जो बात चल रही है ना, एयरपोर्ट बनेगा मंडी में, वो इसी साइड जो है बनने जा रहा है। न्यूज़ में आपने सुना भी होगा कि लोग कहीं ना कहीं पर आपत्ति जता रहे हैं कि उनकी ज़मीन यहाँ पर चली जाएगी, 200 मैनी थिंग्स। तो वो सारा आप यहाँ से ध्यान रख लें कि किस किस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वॉज द एपिसेंटर ऑफ पझौता मूवमेंट ऑफ 1942। तो बोलते हैं कि पझौता आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसका मुख्य केंद्र जो था वो कौन था, कहाँ पर जो था वो उसका मुख्य केंद्र था। अब देखो पझौता मूवमेंट 1942 में हुआ था, पहली बात ये ध्यान रखनी है। इसका एपिसेंटर जो था वो सिरमौर में था, ऑप्शन सी सही आंसर है। सिरमौर में इसका एपिसेंटर था, मुख्य केंद्र सिरमौर में था इसका। सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे उस टाइम, जिस टाइम सिरमौर में ये मूवमेंट हुआ था, ये आंदोलन हुआ था,
तो राजेंद्र प्रकाश राजा हुए उस टाइम सिरमौर के, जिस टाइम ये पझौता आंदोलन हुआ। ये सिरमौर के अंतिम शासक भी थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान 1942 में ये आंदोलन जो था वो हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो सिरमौर का विलय हो गया था। 4 जिले होते थे तो सिरमौर भी वन ऑफ देम था। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रकाश से पहले जो था वो अमर प्रकाश सिरमौर के राजा हुए। अमर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान महिमा लाइब्रेरी जो था वो बनी थी। अमर प्रकाश से पहले शमशेर प्रकाश राजा हुए, उनके कार्यकाल के दौरान जो 1857 का विद्रोह था, जो फेमस विद्रोह हुआ जिसमें सिरमौर ने सहायता भी की अंग्रेजों की, वो जो था वो हुआ था। उससे पहले फतेह प्रकाश राजा हुआ करते थे। फतेह प्रकाश ने जो था वो नाहन में मोती महल जो था वो बनवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले जो था वो करम प्रकाश राजा हुआ करते थे, और करम प्रकाश ने जो था बिलासपुर के राजा के साथ मिलकर जो था वो गोरखाओं को इनवाइट जो था वो किया था। तो इस तरह से 3-4 राजा हमने रिवाइज कर लिया, हमने ये एक इंपॉर्टेंट आंदोलन विद्रोह रिवाइज कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे एग्जाम में डेफिनेटली अगर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परंतु आसान क्वेश्चन है, आप गेस कर लेंगे इजीली, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच मुस्लिम रूलर गॉट नियरली 1300 बुक्स विच ही सॉ एट द ज्वालामुखी टेम्पल ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अराउंड 1361। तो बोलते हैं कि किस मुस्लिम शासक ने 1361 के आसपास 1300 पुस्तकें जो था प्राप्त की और ज्वालामुखी मंदिर में जिनको देखा था, और इनका अनुवाद बाद में चलकर फारसी में भी करवाया। आपने ध्यान रखना है कि कहीं पर इन किताबों की वॉल्यूम 1300 लिखी गई है, कहीं पर 300 लिखी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने इस तरह से कोट किया है, इस तरह से पूछा गया था। एग्जैक्टली फिरोज शाह तुगलक था ये, ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो, फिरोज शाह तुगलक था ये। इसने 1365 पर जो था वो नगरकोट पर आक्रमण किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर से भी किताबों की लूटपाट की और इन किताबों को जो था वो अपने साथ ले गया। इन किताबों को संस्कृत से जो था वो इसने फारसी में जो था वो ट्रांसलेट करवाया था। फारसी में इसने ट्रांसलेट करवाया तो कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ना था इन किताबों को, तो इसने दलाले फिरोज शाही नाम जो था वो दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। महमूद गजनवी, इसने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो आक्रमण किया था। और कांगड़ा की हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी अभी ब्लोक्रा सीरीज में, तो हमने अकबर के बारे में भी जाना था कि अकबर ने किस तरह से त्रिलोक चंद को बंदी बना लिया था। बंदी नहीं बनाया था, होस्टेज के रूप में वहाँ पर रखा गया था उसके पिता के द्वारा। और अकबर ने किस तरह से अपना एक सेना दल भेजा और कहा कि कांगड़ा को अपने आधिपत्य में ले लो और बिरबल को फिर जागीर के रूप में दे दो। बहुत सारी कहानियां हमने वहाँ पर जानी थी कांगड़ा के बारे में। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में बनती भी हैं इसी तरह से, तो इनको सब ध्यान रखें आप कि किस तरह से बन सकती हैं और क्या क्या बन सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट एनेक्टेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदा अधिनियम का उन्मूलन किस वर्ष जो था वो अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट है उसको एनेक्ट कब किया गया। जब एनेक्ट करने की बात की गई है तो इसको 1953 में एनेक्ट किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अब 1953 में एनेक्ट किया गया था। स्टार्टिंग से बात करते हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बन जाता है। 1953 में ये हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट आता है, इसको एनेक्ट जो है वो किया जाता है। इसी तरह 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 1956 के बाद 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बीच में हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड सेटअप किया गया 1968 में। हिमाचल प्रदेश फिशरीज एक्ट आया 1976 में। हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आया 1972 में। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1970 में जो था वो गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1980 में हुआ। उसके बाद जब मौका मिला तो एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क नालागढ़ में स्थापित किया गया 2010 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, फिर भी आपको चीज़ें याद रह जाएंगी जल्दी से। बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क नालागढ़ में सेटअप किया गया 2010 में। इसके अलावा जो था वो हिमाचल प्रदेश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो था वो 1968 में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश में जो था वो
एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 1970 में, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज 1980 में, और हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का ये एक्ट है। हिमाचल प्रदेश का फिशरीज एक्ट है 1976 का, और हिमाचल प्रदेश का ये बिग लैंडेड एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट है 1953 का। तो ये सारा यहाँ से जोड़ लें, सारा यहाँ से ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गुंतर सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। तो बोलते हैं कि गुंतर समारोह जो है वो निम्नलिखित में से किस अवसर पर मनाया जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश में ना जब भी किसी का बर्थ होता है, जब भी किसी की डेथ होती है, मैरिज होती है, तो अलग अलग सेरेमनीज जो है परफॉर्म की जाती हैं। इनसे रिलेटेड अलग अलग सेरेमनीज हैं। तो ये जो गुंतर सेरेमनी है ये बर्थ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आप सभी को पता होगा, खासकर जो लोअर पहाड़ी रीजन से आते हैं ना, जिसको हम कह सकते हैं कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, इन सारी ऊना रेंज से इनसे जो आते हैं, या फिर ऊपर वाली रेंजेस में भी ये परफॉर्म किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो गुंतर सेरेमनी है इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो गऊ का यूरिन लिया जाता है, गंगाजल मिक्स किया जाता है, कर्ड मिक्स किया जाता है, शुगर मिक्स की जाती है साथ में, और इनको जो है वो पहले तो छिड़काव किया जाता है इनके साथ चारों घर में चारों तरफ, और साथ में ही जो था वो जो घर के यंग और ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनको भी जो है वो ये चरणामत के रूप में दिया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, और इस सेरेमनी को जो है गुंतर सेरेमनी जो है वो कहते हैं। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसके जो फर्स्ट 12 डे होते हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहीं पर 10 कहीं पर 12, तो उसको सूतक कहते हैं। वो सूतक सेरेमनी होती है, वो भी बर्थ से संबंधित है। जब बच्चे के फर्स्ट हेयर कटिंग होती है तो वो भी सेरेमनी परफॉर्म की जाती है, और उसको जटलू कहते हैं। ये सेरेमनी जो है वो बच्चा जब 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का हो जाता है तो उस तरह जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो इस तरह से ये सेरेमनीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म की जाती हैं। अगर हम बर्थ, डेथ या फिर मैरिज से रिलेटेड बात करेंगे तो आपको पता है मैरिज के अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग प्रकार हैं जो सेरेमनीज हैं परफॉर्म की जाती है। डाइवोर्स के भी अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। डेथ के अलग अलग रिचुअल्स हैं, जिसमें किन्नौर के रिचुअल पूछे जाते हैं, डुबंत, भकंत और फुकंत। ये आपने ध्यान रखना है, किन्नौर के रिचुअल्स हैं। और इसी तरह की सेरेमनीज होती हैं जैसे कि पिंडदान हो गया, ये सारी सेरेमनीज हैं। तो इनके बारे में पता है, बेसिक सेरेमनीज हैं, सभी को पता होगा आपको कि किस किस तरह से कौन कौन सी सेरेमनीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म की जाती है और कहाँ कहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ रोहतांग टनल। ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम के बाद रिवाइज हो रही है आज। तो डिस्टेंस जो रोहतांग टनल की कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए इतने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे एग्जाम होंगे, किसी न किसी एग्जाम में 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब ये जो रोहतांग टनल है इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। तो अटल टनल के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन था वो किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसका इनॉग्रेशन कौन से ईयर में किया गया था? तो 2020 में जो था वो इसका इनॉग्रेशन किया गया था। उद्घाटन 2020 में जो था वो इसका किया गया था। इसके अलावा इस टनल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। लाहौल को जोड़ेगी ये लाहौल को कुल्लू के साथ, या कुल्लू को जो है लाहौल के साथ जो है वो जोड़ेगी। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इस टनल के बन जाने से जो है वो बहुत सारी डिस्टेंस जो है वो कम भी हुई है। तो अगर पूछ ले जाए कि कितनी डिस्टेंस जो है वो कम हुई है, तो लगभग जो है वो 46 किलोमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखिए कि इतना जो है वो कम हो गया है। और आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये टनल जो है ये 10,000 फीट की ऊंचाई या फिर 3,048 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये बनी हुई है। तो वर्ल्ड की वन ऑफ हाईएस्ट ये सिंगल ट्यूब टनल है जो बनी हुई है इतनी ऊंचाई पर। टनल को कंप्लीट किया गया है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो है वो किया गया। ये जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। 1960 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी BRO की। तो BRO को मत भूलना, BRO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आता है, ये भी साथ में जोड़ लें क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन डिड A.O. ह्यूम कंसीव द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी। तो A.O. ह्यूम जो था, इन्होंने आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है। अब पूछते हैं कि शिमला में इनके मन में विचार आया था, स्थापना तो शिमला में नहीं हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो था वो इनके मन में आया था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और उस दौरान ये शिमला में थे, शिमला की रोथनी कैसल बिल्डिंग में थे ये, जब इनके मन में ये विचार आया कि इस तरह की कोई बिल्डिंग जो है, इस तरह से जो है वो कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो नाम देना चाहिए। और 1885 में फिर चलकर जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो स्थापना हुई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो WC बनर्जी बने थे, वो भी उनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। WC बनर्जी जो था वो पहले इसके प्रेसिडेंट थे। और बम्बई में जो था वो पहला सेशन हुआ था, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमारा तो मोटिव है हिमाचल जीके से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को रिवाइज करना, तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो भी हिमाचल प्रदेश में है उनको एक बार जल्दी से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में देखिए, ये जो रोथनी कैसल बिल्डिंग थी ये 1838 में बनी। A.O. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना का विचार था उनके मन में यहाँ पर आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग भी ऐसी तरह की जो 1904 में बनी, इसको नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। और पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हमने एक दिन क्वेश्चन भी पढ़ा था, कॉनी कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है, 1882 में ये बनी थी। राष्ट्रपति निवास को रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, जो शिमला में राष्ट्रपति निवास है। प्रेजेंटली जो कमांडर हाउस है आर ट्रैक का, उसको भी रिट्रीट के नाम से ही जाना जाता है। वाइस रेगल लॉज जो है इसको 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि 1965 में से हैंड ओवर किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है प्रेजेंट टाइम में शिमला के बॉलीगंज में जो है वो स्थित है, या फिर चौड़ा मैदान के समीप जो है वो स्थित है, ये आप कह लीजिए। पंजाब हाई कोर्ट जो था वो ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। उससे पहले ये शिमला से जो था वर्क करता था, शिमला की पीटरहॉफ बिल्डिंग से। और हिप्पा, जिसको हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई। इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स, और फेयर लॉन्स कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है, मशोबरा के समीप। और कंस्ट्रक्ट किया गया था इसको R. डिक्सन के द्वारा। आपने ध्यान रखना है कि ये जो हिप्पा है, यहाँ पर अगर आप HS बनते हैं या फिर किसी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका कभी ना कभी जो है वो मिलता है। तो ये सारी हमने हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो था वो जान ली। ये बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हिमाचल की बिल्डिंग है एग्जाम में डेफिनेटली जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और जब HP पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवा रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब रट्टा मार काम जो है वो नहीं चलने वाला ऐसा लगता है, और होना भी वैसा ही चाहिए। पहले जो रट्टा मार काम चला हुआ था वो नहीं होना चाहिए। बच्चे जो डीप स्टडी करते हैं उनको फ़ायदा डेफिनेटली पहुंचना चाहिए, और सभी लोग आप डीप ही स्टडी करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमने लास्ट टाइम मिशन एलाइड का 15 नंबर जो पार्ट है, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश में भूरी सिंह म्यूजियम भी है, तो उसकी स्थापना भी बता दीजिए। और ये राज्य संग्रहालय शिमला में जो है उसकी स्थापना कब की गई थी वो भी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे, PDF, सब एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।